नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने जो विभव समस्याएं हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, उनका अध्ययन किया था और इस कड़ी में हम जो दो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल प्रॉब्लम और पोटेंशियल स्टेप विभव CD, इनका जो विस्तृत अध्ययन है वो कर चुके हैं और हमने ये प्रेक्षित किया था कि किस प्रकार वह क्षेत्र जहाँ तरंग फलन है वो नहीं पहुंचना चाहिए, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अनुसार, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो वर्जित क्षेत्र है उसमें भी तरंग फलन के पाए जाने की संभावना होती है। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो नेक्स्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम है, एक विमीय आयताकार विभव रोधिका या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर वन डायमेंशनल केस, इसी का अध्ययन करेंगे। हम देख चुके हैं कि एक विभव CD के लिए तरंग फलन का विस्तार चिरसम्मत तौर पर वर्जित क्षेत्र में हो जाता है और इससे एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसे हम विभव रोधिका वेदन कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर, पेनेट्रेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, जिसको या विभव रोधिका वेदन कहते हैं। जो एक विमीय आयताकार विभव रोधिका है उसको इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक विमीय जो आयताकार विभव रोधिका है उसका डायग्राम है। ये दो क्षेत्र हैं, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है। x लेस देन 0 ये फर्स्ट रीजन है, x ग्रेटर देन a ये थर्ड रीजन है और x ग्रेटर देन 0 लेस देन a ये थर्ड रीजन है। फर्स्ट रीजन में सुविधा के तौर पर हम ये मानते हैं कि जो पोटेंशियल V है उसका मान 0 है। इसी प्रकार जो थर्ड रीजन है उसमें भी पोटेंशियल V का मान 0 है। परंतु ये जो सेकंड रीजन है x ग्रेटर देन 0 लेस देन a, इसमें जो विभव रोधिका है उसकी ऊंचाई V, इसका मान हम V0 के बराबर मानते हैं। जो फर्स्ट रीजन है उसमें जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो विभव रोधिका की तरफ अग्रसर है। जैसे ही ये x बराबर 0 पर पहुंचता है, इस जो पोटेंशियल जो बैरियर है इसका रोधन इस बात पर निर्भर करता है कि इस इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल V की तुलना में कम है या अधिक है। यदि इसकी एनर्जी पोटेंशियल की तुलना में बहुत कम है तो क्लासिकल तौर पर हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस पार्टिकल का x बराबर 0 पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए और ये जो सेकंड रीजन है उसमें इसका जो प्रवेश है वो वर्जित होना चाहिए। परंतु क्वांटम मैकेनिकली हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी एनर्जी के पोटेंशियल की तुलना में कम होने के बावजूद इस पार्टिकल के इस ये जो विभव रोधिका है इसको वेदन कर
रीजन सेकंड में इसके पाए जाने की कुछ परिमित प्रायिकता होती है। इसी प्रकार x बराबर a पर जो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन के x बराबर a पर जो विभव रोधी का बैरियर है उसको पार कर रीजन थर्ड में पाए जाने की जो क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए यदि E का मान पोटेंशियल V की तुलना में कम हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम ये प्रेक्षित करते हैं कि x बराबर a पर जो पार्टिकल है वो विभव रोधिका को पार कर रीजन थर्ड में पाए जाने की इसकी परिमित प्रायिकता होती है। इसी प्रकार केस सेकंड में यदि हम यह मान लें कि जो पार्टिकल की एनर्जी है E वो V की तुलना में बहुत अधिक है, तो ये x बराबर 0 पर जो बैरियर है उसको पार कर रीजन सेकंड में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इस पार्टिकल के x बराबर 0 पर रिफ्लेक्शन की भी परिमित प्रायिकता होती है। इसी प्रकार तो इन तीनों स्थितियों को तीनों क्षेत्रों में जो पार्टिकल है और उससे एसोसिएटेड जो तरंग फलन है वो किस प्रकार व्यवहार करता है, इसका अध्ययन करने के लिए हमें जो तीनों क्षेत्र हैं उनके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लिखनी होगी और उसको सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, हमारे पास तीन क्षेत्र हैं, V बराबर 0, V बराबर V0 और अगेन रीजन थर्ड जिसमें कि V बराबर 0 है। ये V बराबर 0 फर्स्ट रीजन में x लेस देन 0, सेकेंड रीजन के लिए V बराबर V0 जहाँ x का मान ग्रेटर देन 0 और लेस देन a है। इसी प्रकार थर्ड रीजन जिसमें कि V बराबर 0 है, x ग्रेटर देन a है। जो फर्स्ट और थर्ड क्षेत्र जहाँ V बराबर 0 होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन होगी d2 psi 1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi 1 बराबर 0, d2 psi 3 अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi 3 बराबर 0। जहाँ psi 1 और psi 3 क्षेत्र 1 और क्षेत्र थर्ड में तरंग फलन है। समीकरण 1 और 2 के जो व्यापक हल हैं वो होंगे psi 1 बराबर a e की पावर आयटा के x प्लस b e की पावर माइनस आयटा के x, psi 3 बराबर c e की पावर i के x, जहाँ k स्क्वायर बराबर ट्वाइस me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर या k बराबर p अपॉन h क्रॉस बराबर अंडर ट्वाइस me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। k तरंग संख्या का परिमाण होता है। धनात्मक x दिशा में गतिशील कण e की पावर ix से परिभाषित होते हैं। अतः समीकरण 4 में e की पावर माइनस i के x युक्त कोई भी पद नहीं है, क्योंकि थर्ड क्षेत्र में कण केवल धनात्मक x दिशा में गति करता है। गुणांक a, b तथा c क्रम से आपतित, परावर्तित और पारगत तरंग फलनों के आयाम का निरूपण करता है। और इस कारण जो मैग्नीट्यूड b स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड a स्क्वायर और मैग्नीट्यूड c स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड a स्क्वायर ये क्रम से परावर्तन और पारगमन गुणांकों का निरूपण करते हैं। क्षेत्र सेकंड में तरंग फलन का स्वरूप इस तथ्य पर निर्भर करता है कि कण की ऊर्जा E का मान V0 से अधिक है, E ग्रेटर देन V0 है या E लेस देन V0 है। जो फर्स्ट केस है उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए E इज ग्रेटर देन V0 है, तो उस स्थिति में जो क्षेत्र सेकंड है उसमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो होगी d2 psi 2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0 psi 2 बराबर 0, जिससे L इसको लिख सकते हैं d2 psi 2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर psi 2 बराबर 0, जहाँ अल्फा स्क्वायर बराबर ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0 या अल्फा बराबर ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0 पावर हाफ। और इस समीकरण का जो हल है वो होगा
साई टू बराबर एफ ई की पावर आइटा अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आइटा अल्फा एक्स। विभवरोधिका के परिमित विस्तार के कारण समीकरण 7 में दोनों पद ई की पावर आइटा अल्फा एक्स और ई की पावर माइनस आइटा अल्फा एक्स होते हैं। समीकरण 3, 4 और 7 के जो गुणांक हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए हमें जो बाउंड्री इक्वेशंस हैं x बराबर 0 और x बराबर a पर, उनको काम में लेना होगा। इसलिए x बराबर 0 पर जो बाउंड्री इक्वेशंस हैं वो होंगी साई 1 बराबर साई 2 और डी साई 1 अपॉन डी एक्स बराबर डी साई 2 अपॉन डी एक्स, जिससे हमें प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर f प्लस जी और i के a माइनस बी बराबर i अल्फा f माइनस जी, या a माइनस बी बराबर अल्फा अपॉन के f माइनस जी। इसलिए अगर इसे हम हल करें इन दोनों इक्वेशंस को तो हमें प्राप्त होगा 2a बराबर f प्लस जी प्लस अल्फा अपॉन के f माइनस जी और 2b बराबर f प्लस जी माइनस अल्फा अपॉन के f माइनस जी, जिनको इन दोनों इक्वेशंस को हल करने पर हमें प्राप्त होता है b अपॉन a बराबर f प्लस जी माइनस अल्फा अपॉन के f माइनस जी अपॉन f प्लस जी प्लस अल्फा अपॉन के f माइनस जी। इसी प्रकार x बराबर a के लिए जो बाउंड्री इक्वेशंस हैं वो होंगे साई 2 बराबर साई 3, जिससे कि c e की पावर आइटा के a बराबर f e की पावर आइटा अल्फा a प्लस g e की पावर माइनस आइटा अल्फा a। इसी प्रकार डी साई 2 अपॉन डी एक्स बराबर डी साई 3 अपॉन डी एक्स, जिससे हमें प्राप्त होगा आई के सी ई की पावर आइटा के ए बराबर आई अल्फा एफ ई की पावर आइटा अल्फा ए माइनस आई अल्फा जी ई की पावर माइनस आई अल्फा ए। और इन दोनों इक्वेशंस को हल करने पर एफ ई की पावर आइटा अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस आइटा अल्फा ए अपॉन एफ ई की पावर आइटा अल्फा ए प्लस माइनस जी ई की पावर माइनस आइटा अल्फा ए बराबर सी ई की पावर आइटा के ए अपॉन अल्फा सी ई की पावर आइटा के ए। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो बराबर हमें प्राप्त होगा अल्फा अपॉन के। और इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है जी बराबर एफ ई की पावर ट्वाइस आई अल्फा ए अल्फा माइनस के अपॉन अल्फा प्लस के, जिससे हमें बी अपॉन ए का मान प्राप्त होता है के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर ट्वाइस आई अल्फा ए अपॉन के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ई की पावर ट्वाइस आई अल्फा ए। और ई की पावर जो x है, जैसा कि आपको मालूम है ई की पावर आयोटा x ये होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। इसी प्रकार ई की पावर माइनस आयोटा x ये होता है कोस एक्स माइनस आयोटा साइन अल्फा एक्स। इसलिए ई की पावर ट्वाइस आई अल्फा ए का जो मान रख करके अगर इसको हम हल करें तो ये इक्वेशन सरलीकृत रूप में हमें प्राप्त होगी के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा ए प्लस ट्वाइस आई के अल्फा कोस अल्फा ए। इसी प्रकार सी अपॉन ए इसका मान हमें जो है वो प्राप्त होता है 4 के अल्फा ई की पावर आयोटा ए आयोटा अल्फा ई की पावर आयोटा ए अल्फा माइनस के अपॉन के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ई की पावर ट्वाइस आई अल्फा ए। और अगेन ई की पावर जो आई अल्फा ए है इसका मान अगर हम कोस और साइन की फॉर्म में रख दें तो ये मान हमें प्राप्त होगा सी अपॉन ए बराबर ट्वाइस आई के अल्फा ई की पावर माइनस आयोटा के ए अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा ए प्लस ट्वाइस आई के अल्फा कोस अल्फा ए। और इन अनुपातों के निरपेक्ष वर्ग प्रावर्तन गुणांक से जो प्रावर्तन गुणांक आर और पारगमन गुणांक टी का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा आर बराबर मैग्नीट्यूड बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर बराबर जो अल्फा और के है इनका मान रखने पर 1 प्लस 4 ई माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए पावर माइनस हाफ। इसी प्रकार टी बराबर सी अपॉन ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 ई माइनस वी जीरो की पावर -1। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों का जो टोटल है आर प्लस टी
ये 1 होता है, यानी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट्स हैं उन दोनों का जो टोटल है वो 1 के बराबर होता है। जो पारगमन गुणांक t है, इसका मान जो है वो 1 होगा यदि साइन स्क्वायर अल्फा a का मान 0 हो। और चूंकि हमें मालूम है लैम्डा बराबर 2 अपॉन अल्फा होता है, 2 अपॉन k होता है, और यहाँ k का जो मान है वो अल्फा के बराबर है, इसलिए अल्फा का जो मान होगा वो होगा 2 अपॉन लैम्डा। इसलिए जो अल्फा a है इसका मान होना चाहिए पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। उस स्थिति में t का जो साइन स्क्वायर अल्फा a है वो 0 होगा, जिससे कि t बराबर 1 हो जाता है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 अपॉन लैम्डा इंटू ए बराबर होना चाहिए पाई, 2 पाई, 3 पाई। अर्थात जब विभव प्राचीर की चौड़ाई a इस प्रकार हो कि a का मान लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 यानी n लैम्डा बाई 2 हो, तो उस स्थिति में t का जो मान है वो 1 होगा। पारगमन गुणांक t और प्रावर्तन गुणांक r को e अपॉन v0 के फलन की भांति इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो है जो लाइन ये t का रिप्रेजेंटेशन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये r का रिप्रेजेंटेशन है, ये इधर x एक्सिस पर e अपॉन v0 है, और ये जो y एक्सिस है इस पर टोटल जो r प्लस t है इसका मान ये 1 दिखाया गया है। और आप देखते हैं कि 1 इन दोनों का जो सम है t प्लस r ये हमें 1 प्राप्त होता है। जहाँ r मिनिमम है वहाँ t मैक्सिमम है, जहाँ t मिनिमम है वहाँ r मैक्सिमम है, और इस प्रकार t प्लस जो r है वो 1 हो जाता है। अर्थात जब रोधिका की चौड़ाई a कण के संबद्ध तरंगदैर्घ्य लैम्डा के अर्धपूर्णांक या पूर्ण गुणांक होती है तब पारगमन गुणांक 1 होता है। ऐसा x बराबर 0 तथा x बराबर a से परावर्तित तरंगों में विनाशी व्यतिकरण के कारण होता है, जिससे r बराबर 0 प्राप्त होता है। अब हम कंसिडर करते हैं केस सेकंड, जिसके के लिए e लेस देन v0 है। तो e का मान v0 से कम होने पर क्षेत्र 1 और थर्ड में जहाँ v0 बराबर 0 होता है, श्रोडिंगर समीकरण का मान वही रहता है जो पहले हमने देखा है, परंतु क्षेत्र सेकंड में जो अल्फा है वो आई बीटा से प्रतिस्थापित हो जाता है, जहाँ बीटा स्क्वायर का मान होगा 2m v0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। इसलिए क्षेत्र सेकंड में जो श्रोडिंगर समीकरण है उसका हल होगा psi2 बराबर f e के पावर माइनस बीटा एक्स प्लस g e के पावर बीटा एक्स। चूँकि समीकरण 14 में ये जो हल psi2 का प्राप्त हुआ है इसमें चरघातांकी पद नहीं है, इसका मतलब psi2 है वो दोलन नहीं करता है और गतिशील कण का निरूपण नहीं करता है। प्रायिकता घनत्व psi2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसी प्रकार भी जो है वो शून्य नहीं होता है, इसका परिमित मान होता है। अतः कण के क्षेत्र थर्ड में पाए जाने की जो सीमित प्रायिकता है वो होती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कण क्षेत्र थर्ड में प्रवेश कर सकता है या पुनः क्षेत्र 1 में लौट सकता है। समीकरण 12 और 13 में अल्फा का प्रतिस्थापन अगर हम ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है वो पहले प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ ये हमें यही करना है कि अल्फा को आई बीटा से यहाँ पर रिप्लेस करना है, प्रतिस्थापित करना है, जिससे प्रावर्तन और जो पारगमन गुणांक हैं उनका मान हमें प्राप्त होगा r बराबर v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा a अपॉन v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा a प्लस 4e v0 माइनस e। इसी प्रकार t बराबर 4e v0 माइनस e अपॉन 4e v0 माइनस e प्लस v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा a, जहाँ साइन हाइपरबोलिक x का जो मान है वो होता है e x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन ट्वाइस। तो समीकरण 16 में e लेस देन v0 होने पर जो पारगमन गुणांक है उसके लिए इक्वेशन हमें प्राप्त होती है और ये सदैव एक अंक से कम होता है। इस प्रकार एक क्षेत्र जहाँ चिरसम्मत तौर पर कण की गति x बराबर 0 पर उल्टी हो जानी चाहिए थी, वहाँ अभी भी वेदन या रोधिका से स्रंगन की परिमित प्रायिकता होती है। जब बीटा a ग्रेटर देन 1 हो, अर्थात ट्वाइस
एम वी जीरो माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ए ग्रेटर देन 1 हो, तब हम ये प्रेक्षित करते हैं कि जो साइन हाइपरबोलिक बीटा है वो होगा ई बीटा ए माइनस बीटा ए अपॉन ट्वाइस। लेकिन चूंकि इस स्थिति में e की पावर माइनस बीटा ए ये नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, इसलिए साइन हाइपरबोलिक बीटा ए इसका मान होगा ई बीटा ए अपॉन ट्वाइस। चूंकि बीटा ए का मान बहुत अधिक है, इसलिए ई की पावर माइनस बीटा ए नेग्लिजिबल स्मॉल होगा। और इस स्थिति में जो t का मान है वो होगा 4e वी जीरो माइनस ई अपॉन 4e वी जीरो माइनस ई प्लस वी जीरो स्क्वायर ई की पावर आयोटा बीटा ए अपॉन 4। और अगेन इस स्थिति में 16 जो हर में 16e वी जीरो माइनस ई का जो मान है वो वी जीरो स्क्वायर ई की पावर ट्वाइस बीटा ए की तुलना में नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं t बराबर 16e वी जीरो माइनस ई अपॉन वी जीरो स्क्वायर ई की पावर माइनस ट्वाइस बीटा ए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रोधिका जैसे जैसे मोटी वृत्त ए और ऊंची वृत्त वी जीरो होती जाती है, पारगमन की जो प्रायिकता है वो तेज़ी से घटती जाती है, क्योंकि इस टी की इक्वेशन में हम ई के पावर माइनस ट्वाइस बीटा ए प्राप्त कर रहे हैं, जो कि चरघातांकी जो क्षय है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों क्षेत्रों में जो तरंग फलन है उसका स्वरूप ये दिखाया गया है। ये इंसिडेंट वेव है रीजन फर्स्ट में, और ये रीजन सेकंड में इसका जो एक्सपोनेंशियल डिके है वो हो रहा है, और उस डिके के पश्चात x बराबर a पर कुछ जो पार्ट है वो ट्रांसमिट होगा, और अगेन ये रीजन थर्ड में साई 3 होगा। तो इस प्रकार जो E लेस देन वी जीरो होने पर भी परिमित चौड़ाई a और ऊंचाई वी जीरो वाली विभव रोधिका के द्वारा कणों के जो वेदन की जो संभावना है वो होती है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।